मैं हूं अमीश देवगन और हम लगातार कर्नाटक से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। और मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत हर चुनाव में लगा रही है, कर्नाटक के चुनाव में भी लगा रही है। क्या आपको लगता है बीते 40 साल में कोई भी सरकार अपने दम पर रिपीट नहीं हुई है, क्या इस बार हो पाएगी और क्यों हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से रिपीट होगी अमीश जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है जी, हमने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हमने वैसे तो 4 बार लगातार हम आ गए। 2014 का चुनाव जीता, 2017 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, 2022 का चुनाव जीता। 4 चुनाव, 2 लोकसभा और 2 विधानसभाएं जीती हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड में हम लगातार नहीं जीतते थे, हम 2 बार चुनाव जीत गए। फिर उसी तरीके से हम गोवा में तीसरी बार चुनाव जीत गए। हमने नागालैंड में सरकार बनाई दूसरी बार, हमने त्रिपुरा में दूसरी बार सरकार बनाई। तो हम एक नई संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कर्नाटक में भी जो आप कह रहे हो कि 40 साल का रिकॉर्ड है, वो 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का जिस तरीके से लोगों के प्रति, लोगों का उनके प्रति जो रुझान है, जो आतुरता है, जो उत्साह देख रहे हैं वोट में, वो वोट में कन्वर्ट होगा। और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे ज्यादा भरोसा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन पे ज्यादा भरोसा कर रही है। क्या लोकल लीडरशिप पे उतना ट्रस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है जी। और उस दायित्व में प्रदेश के सरकारों को मदद करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ जी आए, नितिन जी आए, मैं आया, हम सब लोग आए। ये हमारी जिम्मेवारी, और हर चुनाव में हम आते हैं। हर चुनाव में हम इसी तरीके से चुनाव उतरते हैं। लेकिन क्या येडियुरप्पा जी को चुनाव में प्रचार में उसी ताकत के साथ नहीं लगे? क्या बोमई जी की सभाएं नहीं हुई? सबकी सभाएं 50-50, 100-100 सभाएं हुई हैं। लेकिन एक कांग्रेस माहौल बना रही है कि येडियुरप्पा नाराज है, लिंगायत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव। ये सुधरेंगे नहीं, क्षमा करिएगा, अच्छा शब्द नहीं है बोलने को, लेकिन इनके कार्य करने की शैली का ये पार्ट हो गया है। डिवीजन 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 एंड डिवीजन। क्योंकि येडियुरप्पा जी ने साइकिल पे घूम के भारतीय जनता पार्टी का विस्तार यहां पर करा। उनका बेटा इस बारी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है, बसवराज बोमई को लेकर आश्वस्त नहीं है? क्योंकि सीएम कैंडिडेट का नाम आप बोल नहीं रहे हैं, हालांकि वो अभी आपके सीएम है, लेकिन आने वाले सीएम भी वही होंगे। देखिए, हमारा तरीका ही ऐसा होता है। पर यूपी में नहीं था ऐसा? नहीं, निश्चित रूप से था। आपने मेरे से पूछा था, मैंने कहा योगी जी नेतृत्व करेंगे, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि बोमई जी नेतृत्व करेंगे, उनके ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप बोलिएगा मुख्यमंत्री होंगे, इसका ये इट इज ए समथिंग विच इज टू बी डन बाय पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड इट इज ए प्रोसीजर विच इज डन। लेकिन जब हम उनकी तस्वीर लगाते हैं, जब हम उनको आगे लेकर के चलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है। एक सवाल कि अब तो कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? अमीश जी, बजरंगबली की एंट्री कांग्रेस पार्टी ने कराई, हमने नहीं कराई। और वो तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित होकर के कराई। वो उन्होंने कराई है तो निश्चित रूप से जब आप समाज में किसी को प्लीज करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स दोगे, इस तरीके के स्लोगन्स दोगे, तो लोग सामने भी खड़े होंगे ना। लेकिन क्या बीजेपी पूरी बजरंगबली के सहारे है? क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं अगर वोट डालना तो जय बजरंगबली कह के वोट डालना। ऐसा है, बीजेपी अपने नेताओं के सहारे है, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ बजरंगबली का नाम लेना ये स्वाभाविक बात है। कोई भी पवित्र काम करते हैं तो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हम बजरंगबली का नाम लेते हैं, हम उनको लेकर के आगे चलते हैं। तो उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लूं तो क्या बजरंग दल पर बैन कांग्रेस ने एक गलती कर दी, मान लेते हैं, तो बीजेपी के लिए उस गलती ने संजीवनी बूटी का काम किया? ऐसा हमारे यहाँ कोई संजीवनी बूटी का विषय नहीं होता। सच को सच बताना ये हमारी जिम्मेवारी होती है।
और आपके बदनीयती को एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। तो इसको हम पूरा करते हैं। योर इल इंटेंशन हैज टू बी एक्सपोज्ड। पर असद ओवैसी ने बोला कि अगर कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जय बजरंग बली का नारा लगाकर आप वोट डालना, तो मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर का नारा लगा के वोट डालना, तो डिवीजन तो हो गया, पोलराइज तो हो गया। ऐसा हमने कहा कि तुम ना करो या करो, तो ये आपका जाति मामला है, आप तय कीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। पर क्या चुनाव में धर्म की एंट्री नहीं हो गई? मैंने कहा बजरंग बली, एक तरफ अल्लाह अकबर। भाई हमीश जी, लाया कौन, उसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेवारी है कि पर वो लाए और आप लोगों ने पकड़ लिया। ऐसे पकड़ने का सवाल नहीं होता, हम आपकी बदनीयती को पकड़ रहे हैं। क्या जिस तरह से बीजेपी के कार्यक्रमों में हम देख रहे हैं, मैं भी बजरंगी करके पोस्टर लगे हुए हैं, और चाहे आपके रोड शो हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के हो, चाहे प्रधानमंत्री के रोड शो हो, उन सब रोड शो के अंदर हम जय बजरंग बली के नारे लगते हुए देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने भी इस विषय को अब पकड़ लिया है और इसको एंड तक खींचना चाहती है? ऐसा पकड़ने का सवाल नहीं है। आपकी फिर मैं बोल रहा हूं अमीर जी, आप इस बात को समझिए ना कि आप चालाकी से समाज को बांट और खंडित करने का प्रयास कर रहे हो। अब उसको हम अंत तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे कि आप गलत हो, आपको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, सपोर्ट उन लोगों को मिलना चाहिए जो समाज को एक दृष्टि से देखते हैं। सोनिया गांधी ने कर्नाटक की सॉवरेनिटी को लेकर, संप्रभुता को लेकर एक अपना विचार रखा और उसका ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इलेक्शन कमीशन भी गई है बीजेपी उसकी शिकायत लेकर, और प्रधानमंत्री ने बोला है खुलकर कि मैं हैरान था ये भाषण को सुनकर। What is your take as a party president of भारतीय जनता ऐसा ना, हम भी हैरान हैं, लेकिन हम एक बात पहले से बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। दे हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ मेंटल बैंकरप्सी। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वोट के खातिर इतने लालच में पड़े हुए हैं कि कुछ भी कहने को तैयार हैं, वोट मिलना चाहिए। अब इन्होंने संप्रभुता की बात की, ये मेंटल बैंकरप्सी का ही कांग्रेस पार्टी का नतीजा है। यह एक तरीके से उन हजारों लाखों कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया इस देश को आजाद कराने के लिए, उनके प्रति यह अपमान है, उनकी बेइज्जती है। कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की बात कर रही है, और प्रधानमंत्री ने तो टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र किया। क्या आपको लगता है ये जो सोच, जो पहले हम जेएनयू के एक दायरे में देखते थे, एक विचारधारा में देखते थे, वो अगर कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता अगर उस विचार के साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है? राहुल गांधी जेएनयू गए और उन्होंने वहां कहा, वहां पर उनके साथ खड़े हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या कहा था? ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? पार्लियामेंट के अटैक का चीफ आर्किटेक्ट। और इसको सजा किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और उसको अपहेल्ड किसने रखा था? भारत के राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी जी ने किया था। यानी शर्मिंदा हो सुप्रीम कोर्ट का जज, शर्मिंदा हो भारत का राष्ट्रपति, और तुम उन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हो और उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल भी करते हो, और फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हो। ये तोड़ो यात्रा वालों को लेकर के जोड़ने कहां चले थे? नड्डा जी, हमने एक बीजेपी का फोकस देखा रोड शोज के ऊपर, चाहे आप हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रोड शो पे बड़ा फोकस था। क्या ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, जनता से ज्यादा जोड़ने की हमारी इच्छा होती है जी, कम समय में जुड़ने की आवश्यकता होती है। रोड शो में दोनों काम होता है, कांटेक्ट भी होता है, अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है, और लोगों को नजदीक लाने का भी मौका मिलता है। तो इसको इस दृष्टि से ये रोड शो भी होता है, पब्लिक मीटिंग्स भी होती हैं, डिबेट्स भी होती हैं, और हॉल मीटिंग्स भी होती हैं। बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है कि उसकी 130 के आसपास सीटें मिलेगी, 120 के आसपास सीटें मिलेगी। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनका आंकड़ा 150 तक छू सकता है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। और ओपिनियन पोल्स भी आए हैं। ओपिनियन पोल्स अगर हम करें तो 50% अगर कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, तो 50% कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी ने आज तक कभी 110 का आंकड़ा पार नहीं किया है कर्नाटक
के चुनाव के अंदर, जब एक लहर भी हमने बीजेपी की देखी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। पार्टी के बेस में भी और पार्टी में हर वर्गों के जुड़ाव में भी इसके व्याप में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है। क्या कारण आप देखते हैं? मेहनत है। चुनाव में तो आप उतरते हैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले। हम तो हर दिन ही चुनाव लड़ते हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुत्व की पिच पे बीजेपी खेल रही है, इसलिए उसे उम्मीद है कि इस बार सारे आंकड़ों को पार कर देगी बीजेपी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के पिच पर खेलती है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राष्ट्रीय विषय है। आर्टिकल 370 राष्ट्रीय विषय है। भारत की अस्मिता राष्ट्रीय विषय है। इसलिए राष्ट्रीयता के पिच पर खेलती है और इसीलिए लोगों का शाबाशी भी मिलती है, साथ भी मिलता है। लेकिन अगर यूसीसी राष्ट्रीय विषय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। राज्य सरकारें सिर्फ कर रही है और वो भी चुनाव से ठीक पहले कर रही है। जब ठीक पहले करने की बात करते हैं, जब मैनिफेस्टो आता है तभी करते हैं अमीश भाई। पर 4 साल तो अमीश भाई, हाँ ठीक है ना, हम इसको बता रहे हैं कि अब हम इसको करने वाले हैं। जब हम करने वाले होते हैं तो हम बता देते हैं कि बीजेपी को यह लग रहा है कि इस बार चाहे लिंगायत हो, चाहे वोकालिंगा हो, चाहे कांग्रेस कितनी भी जातियों को करे, लेकिन इस बार हम हिंदुत्व का प्लान अगर चलेंगे तो खेल बदल जाएगा पूरी तरह। ऐसा फिर मैं कहता हूं अमीश जी, ये शब्दावली जो है ना, इस शब्दावली को भारतीय जनता पार्टी प्रपोज नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लिंगायत भी, एससी भी, एसटी भी, सबको साथ, वोकालिंगा भी, सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन 4% मुस्लिम आरक्षण अपने चुनाव से ठीक पहले खत्म कर दिया। असंवैधानिक था। पहले भी कर सकते थे खत्म, समय देख करके किया जाता है। पहली बात, जब हमने रीडू किया, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, लिंगायत को जब हमने उनका बढ़ाया, जब हमने वोकालिंगा का बढ़ाया, जब हमने एससी का 2% बढ़ाया, जब हमने एसटी का बढ़ाया, जब हमने रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया, जब सारी चीजें की, तो उसमें ध्यान में आया कि ये 4% तो गलत तरीके से हुआ है, असंवैधानिक है। इनको उसमें कोटे में मिलना चाहिए और पसमंदा भाइयों को मिलता है बैकवर्ड में, तो सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो पसमंदा भाइयों को उसमें मिला, बाकियों को भी इस तरीके से मिला है। के रहमान खान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका परिचय उनसे हो गई। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस अब शासन में आई तो 6% कर देगी मुस्लिम आरक्षण को, 4% से और बढ़ा के 2% और बढ़ा देगी, 6% कर देगी। क्या आपको लगता है कि ये जो विषय है यही इलेक्शन को पोलराइज कर रहे हैं? ऐसा रहमान साहब किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। तो फिर उनसे पूछिए ना। हम तो यही कहेंगे कि ये इसी काम में जुटे रहते हैं, समाज को विभाजित करने के लिए, गैर संवैधानिक बातों को कहने के लिए। कोई कांग्रेस पार्टी में पूछता नहीं है कि संविधान पढ़ते हो? कर्नाटक के चुनाव में एसडीपीआई कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 13% मुस्लिम आबादी है और उनके लगभग पहले 100 कैंडिडेट खड़े थे, अब 16 कैंडिडेट खड़े हैं। वो कुछ कैंडिडेट कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने बिठाए हैं, जो उनकी जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया, और कुछ कैंडिडेट उन्होंने शायद जेडीएस के समर्थन में बिठा दिए। तो वो कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि वो आपको डेंट दे सकता है अगर 13% मुस्लिम। ऐसा सब लोग अपने अपने तरीके से डेंट देने में लगे रहो ना। सच्चाई के साथ तुम खड़े नहीं हो, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, ये बात बड़ी स्पष्ट है। मैंने आपको पूरे इंटरव्यू में एक्सपोज किया कि उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत साफ नहीं है। हमारी नीयत समाज को मजबूती के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने। एसडीपीआई फैक्टर अगर कांग्रेस के साथ, अगर इनडायरेक्टली भी कांग्रेस के साथ है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है? आज कांग्रेस के साथ है क्या? हमेशा ही रही है कांग्रेस के साथ, ये तो हमेशा रहे हैं सब लोग। एक सवाल मेरे दिल में आता है पूछने के लिए। ईश्वरप्पा बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ पे लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ऐसा है, मैं ही फर्स्ट व्यक्ति था जो उन्होंने उनको इस बात के लिए टोका था। आई हैव बीन द फर्स्ट पर्सन and it is my responsibility as the president of the party to take care of this and see to it। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा लाइन से बाहर जाते हैं, उनको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर। एक सवाल बीजेपी और मैं सवाल मैं आपसे शायद दूसरी बार पूछ रहा हूं कि बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? जो एक सिटीजन का पार्टी के दृष्टि से देश को मजबूती करने का होता है, वही रिश्ता है। तो क्यों आपको इतना एंटी मुस्लिम करार देने के? ये लोगों का प्रयास होता है। हमारा कहना ये जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहे हैं?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सबसे ज्यादा लाभ कौन दे रहे हैं? लाभ तो आप दे रहे हैं, लेकिन बयान ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ये लोग कुछ करते रहते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, तो उसके उस पार्टी का कोर इशू क्या है? सबको साथ लेकर के चलना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और तुष्टीकरण नहीं करना, न्याय सबको दिलाना। इस रास्ते पर हम चले हैं, हमको सफलता मिली। एक विषय जो कि जिस पर आप काफी मुखर होकर बोलते रहते हैं, इस चुनाव में हमने भाषा की मर्यादा को बहुत नीचे जाते हुए देखा है। प्रधानमंत्री को नालायक बेटा कहा, जहरीला सांप कहा गया। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि प्रधानमंत्री गजब के प्रधानमंत्री हैं, रोते रहते हैं हर वक्त, सीखना है तो मेरे भाई से सीख ले, राहुल गांधी से सीख ले। ठीक है ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप इतने प्रधानमंत्री की शख्सियत से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि आपका भाषा स्तर विहीन हो रहा है, बहुत नीचे उतर रहा है, तरह तरह की आप बातें करते हैं। पार्टी के नेताओं का क्या इसमें होना चाहिए? दे शुड क्रिटिसाइज, दे शुड कंडेम, बट दे आर नॉट डूइंग इट। इसका मतलब क्या हुआ कि यह गांधी परिवार को खुश करने के लिए लोग इस तरीके की चार और बातें करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो खुद ही रिग्रेट कर दिया। ऐसा रिग्रेट करने से होता क्या है? दूसरे दिन बेटा बोल बैठा जी, तो ये क्या बताता है? और फर्स्ट ये गांधी परिवार ने इस पर क्या रिएक्ट किया? तो ये रिएक्शन अपने आप में बताता है। मैंने आपके सामने कहा ना, आपने ईश्वरप्पा की बातचीत की, मैंने आपके सामने कहा ना कि हमने उनसे पूछताछ की और हमने कहा एक और आपके विधायक है, उन्होंने सोनिया जी के लिए विश कन्या जैसा, हमने हमेशा कंडेम किया है और हमने हमेशा कहा है हम स्तर में लोगों को डायलॉग करने की बात करते हैं और हम एक स्तर को रखना चाहते हैं पार्टी के डायलॉग में। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल जी से मोदी जी को सीखना चाहिए, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ये बहन का तो हमेशा इच्छा होगी कि भाई के बारे में अच्छा ही बोले, देश तय करता है ना इन सब चीजों को। कांग्रेस ने तो पहली कैबिनेट की प्लानिंग भी शुरू कर दी। उन्होंने बोला है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की मैं बातचीत देख रहा था, उन्होंने बोला कि देखिए हम पहली कैबिनेट में आएंगे तो ये सब हम काम करेंगे। और राहुल गांधी ने बोला कि इनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल जी की गारंटी कौन लेगा? ऐसा है कि बात सही है कि राजस्थान में भी इन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने कहा था, कर्नाटक में। दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी, ये इनका काम करने का तरीका है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसलिए कर्नाटक की जनता जानती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब उनकी? मैं तो फिर पूछ रहा हूँ कि जिसको जोड़ो तोड़ने वाला ने तोड़ने की बात शुरू की, इसका जवाब तो दिया नहीं। देखिए क्या होता है जी, चावल के एक दाने से चावल की किस्म को पहचाना जाता है जी। मैंने तो एक ही दाना पूछा, आप अभी तक कंडेम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो देश को कहां विश्वास होगा हम पर? रणदीप सुरजेवाला ने एक आरोप लगा दिया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे की जान को खतरा है बीजेपी के लोगों से, और बीजेपी के एक नेता साजिश कर रहे हैं उनके और उनके परिवार को मरवाने के लिए। शायद आपने सुना होगा। हर एक का जवाब मेरे से मत पूछिए। इलेक्शन कमीशन में लोगों ने इस बारे में प्रश्न किया है। क्या सोनिया गांधी के विषय में जो बीजेपी इलेक्शन कमीशन गई है कि बीजेपी बड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रही है? ऐसा उसमें ड्राफ्ट करके एक वो दिया गया है जिसमें यह रखा गया है कि निश्चित रूप से संविधान की जो धाराएं हैं उसको उल्लंघन होता है और उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जी, थोड़ा कर्नाटक से बाहर निकलते हैं। आजकल एक मुख्यमंत्री का बंगला बहुत चर्चा में है और वो है कि वहाँ पे पर्दे 8 लाख रुपए के लगे हैं, 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। टू द पॉइंट, मतलब मैंने कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल का घर देखा है, ममता बनर्जी का घर देखा है, योगी जी का घर देखा है, आपका भी देखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी देखा है, राष्ट्रपति भवन भी देखा है। ऐसा घर हमने नहीं देखा जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि राजनीति जो है वो लोक लाज से चलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो कहता था मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन उस मुख्यमंत्री के लिए ये अगर खुलासा होता है तो? देखिए, भारत की जनता को ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की राजनीति करने वाली पार्टी का उदय होना ही प्रजातंत्र के लिए कितना खतरनाक था। ये छोटा विषय नहीं, बहुत सीरियस विषय है, लेकिन क्या इस गंभीरता को आपका चैनल आगे ले जाएगा? मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जिन लोगों ने रामलीला मैदान में बैठ करके जन लोकपाल की बात की,
शुचिता की बात की जी, और शुचिता के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित करने की बात की। इन अ वे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने की कोशिश की और दुनिया के सब लोग हर एक तरीके से उसमें जुड़े। जब उनका कारनामा देखा तो कारनामा तो स्पष्ट है कि जो कहा उसके विरुद्ध गए। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, श्रृंखला जोड़ ली। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पूरा ताम झाम खड़ा कर लिया। 2 स्टेट की सिक्योरिटी, ठीक है। मैं साधारण बस में चलूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं दिन देखने का। हम बंगलों में नहीं जाएंगे। ये जो, और मैं फिर कहता हूं, अगर डेमोक्रेसी को मैच्योर होना हो तो हमेशा याद रखना कि जो लोग अपने बूते से बाहर के बातें करते हैं वह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक होते हैं। ये वही उसका जीता जागता प्रमाण है। 45 करोड़ खर्च हुए, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में आया होगा, 100 किए, 50 किए, क्या मालूम किसको। लेकिन मैंने पिछली इंटरव्यू में भी आपको कहा था जी कि केजरीवाल हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। आपने कहा, और नेता के लिए सबसे बड़ी चीज क्रेडिबिलिटी है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कुछ बात कर रहा हूं, 10 साल बाद भी आप इस बात को उठा सकते हैं। जिस आदमी ने कहा ये पेपर देखो, ये आईबी का पेपर है, गुजरात में हम सरकार बना रहे हैं, कहां गायब हो गया पेपर? इसको संभाल के रख लेना, कहां चला गया पेपर? उत्तराखंड में हम सरकार बना रहे हैं, गोवा में हम सरकार बना रहे हैं, और ये देखो ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है, ये सर्वे रिपोर्ट है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। इस तरह की बात करने वाले लोग जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं हो। आपने आजाद भारत में कोई मुख्यमंत्री देखा जो तख्ता लेके चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? ये आपको तख्ता लेकर के चलने का मतलब यह है कि आपका डिग्रेडेशन, आपका हरास उस रामलीला मैदान से लेकर कहां पहुंच गया है, इस बात को आपको सोचना चाहिए। एक बात जी। दूसरी बात कि मैं कट्टर ईमानदार वाले पार्टी के एक से एक लोग, मनीष सिसोदिया बोलता था शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो एक मसाज करा रहा था बैठ करके जेल में, दूसरा बोलता है कि मेरे पास कुछ निकला ही नहीं, आज सब जेल में पहुंच गए। और हर 15 दिन, चौथे दिन, 15 दिन तो बेल मांगने के लिए दौड़े होते हैं, तो बेल क्यों नहीं मिलता है? कानून के दायरे में क्यों आ गए आप? तो यह टोटल जिसको कहते हैं, और इसको जनता के बीच में एक्सपोज करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए हम करेंगे। लेकिन 45 करोड़ रुपए जो बंगले पे उन्होंने खर्च करे, वो एक बड़ा विषय बन गया है अब। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स को बीते कुछ वर्षों में चलाया, उन्होंने बोला कि मेरी पार्टी ने बहुत जल्दी ग्रोथ करी है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दिक्कत हो रही है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, और जिस तरह से शराब घोटाले पर आरोप लगे हैं लगातार, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपको बता रहा हूं कौन सा घोटाला नहीं किया है। बस घोटाला, पानी घोटाला, जल घोटाला, हर एक घोटाले किए, शराब घोटाला, माफिया, सब कुछ है। वो कह रहे सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा है, तभी तो अंदर हैं। अगर सबूत नहीं होते तो अंदर कैसे हैं? चलिए, आपने हमें बहुत बहुत अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी में बीजेपी की कर्नाटक में कितनी सीटें आ रही हैं? बहुमत के साथ, अच्छे तरीके से, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।